नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के आंसर की डिस्कशन में। इस बार पीएससी की विशेषता ये है कि उसने जो अधिकांश सवाल हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से लिए हैं और इनमें कोई भी पहले जो होता था ना कि आंसर ए होगा कि बी होगा, वैसा कोई विवाद नहीं है। अभी हम पहले 50 सवालों का डिस्कशन करेंगे जो इंडियन जीएस के हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 50 के 50 सवाल जिनका उत्तर हम आज यहाँ लेंगे पीएससी की फाइनल आंसर की में भी वही रहेगा। और अगर पीएससी इससे अलग आंसर लेती है ना तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का आंसर हम प्रॉपर एनसीईआरटी बुक या उसकी जो प्रॉपर वेबसाइट है इसरो की या बाकी जगह से वहाँ से ले रहे हैं। मेरा नाम राजन तिवारी है। पहला सवाल हमारा ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। इसका उत्तर होता है अटॉर्नी जनरल या भारत सरकार का महान्यायवादी, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा सवाल जो जैन दर्शन के संबंध में है कि जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद और स्यातवाद के इर्द गिर्द घूमता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है, या इंग्लिश में अच्छे से लिखा है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। इसकी न्यूमरस प्रॉपर्टी होती हैं और वो एट्रीब्यूट कहलाता है। ये भी सही कथन है। इसका सोर्स एनसीईआरटी में अभी तक नहीं मिला है मतलब, लेकिन अनेकांतवाद की जो समझ है हमारी उसके हिसाब से अनेकांतवाद यही है, तो कथन सही पूछा है तो इसका उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। अगला सवाल जो है हमारा, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। देखिए क्या है ना कि ऐसे आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार अखिल भारतीय संघर्ष तो 1857 में भी हुआ, 1905 में हुआ, मेरे को भी लगा सोच के, लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन सीधी सीधी दी हुई है तो ये सही है। और दूसरा तो आपको पता ही है कि रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो तीसरे का उत्तर हमारा होगा ए, मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल है कि इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपो सेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो पहला सेंटेंस है, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलर मिलिट्री मिशन है। ये बिल्कुल सही बात है। इसरो की वेबसाइट से सीधा सीधा चेप दिए हैं, इसको कॉपी कर दिए हैं। आप खोलोगे ना तो यही दिखेगा पहली लाइन। और अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। सत्य पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा सवाल है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है कि इसको बाह्य हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। अगला सवाल है कि ये तो हम लोग पढ़े भी थे कि गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है किस राज्य से है, तो गुजरात है। और मतलब इसमें पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, तो आप बचपन से सुने भी होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आगार बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। इसको देख के अपन जानवरों का दूध बढ़ाते हैं जो जानवरों के लिए हानिकारक भी होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने ये नारा दिया था उस समय स्वदेशी की बात और कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगला है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है कि उसका जीडीपी का मूल्यांकन हम मौजूदा बाजार कीमतों पर करते हैं। तो 9 का उत्तर बी होगा, मतलब इसको हम करंट मार्केट प्राइस पे देखते हैं। देखिए समझा मैं इसलिए नहीं रहा हूँ कि अगला अपन एक वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे इसको, अभी बस देखते जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो आपको पता होगा जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो बौद्ध विचारधारा ना तो वेदों को मानती है ना तो भगवान को मानती है, तो बौद्ध नास्तिक हैं। ये तो बहुत सरल सवाल है। अगला है सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो ये हैं नैना सिंह। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ये भी आपको पता होगा, दोनों से चुना जाता है। इसका उत्तर सत्य पूछा है तो कथन 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे नापा जाता है। तो ओजोन की मोटाई को हम डॉप्सन यूनिट से नापते हैं।
मैं आपको बोला था ना तुक्का में कि एक टाइप का दिखेगा, थॉमसन डॉप्सन, एक मार देना। अर्थशास्त्र 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये तो हम लोग हंस के भी पढ़े थे कि अर्थशास्त्र गोल्डी, तो ये क्लाउडिया गोल्डिन। देवप्रयाग अलकनंदा और किस नदी पे के संगम पर स्थित है, तो ये भागीरथी। प्रयाग है तो गंगा से आप रिलेट कर लोगे, गंगा कोई भागीरथी बोलते हैं, भागीरथी मिलेगी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करिए। पहला है कि पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। होता क्या है, आप ये तो पता होगा ना कि अल्ट्रावायलेट रे या पराबैंगनी किरणों को ओजोन रोकती है, तो भाई वो तो आने वाली किरण है ना, जो भेजते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रारेड किरण, तो इसीलिए ये पराबैंगनी नहीं है, इंफ्रारेड है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं, तो ये सही चीज़ है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं इनको। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। अगला, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये मज़ेदार सवाल है ना, ध्यान से पढ़ोगे तो। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। उपराष्ट्रपति क्यों करेगा भाई, तो ये पीएम के अधीन काम करेगा ना, कैबिनेट का मुखिया तो पीएम होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो लोकसभा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला सवाल है कि कौन सी मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण, देखिए अयोध्या का राम मंदिर चर्चा में था, फिर भी आप पकड़ सकते हो कि ये दोनों, ये चौहान वंश के हैं तो ये नागर है, राम मंदिर नागर है, साउथ में है तो वेसर है। 3 शैली होती है, एक नागर होती है जो नॉर्थ में होती है उत्तर भारत में, द्रविड़ होती है जो दक्षिण भारत में होती है, और दोनों का मिक्स वेसर होती है, तो इसका उत्तर है होयसलेश्वर मंदिर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, जिला भी बन गया ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है, तो ये थोड़ा भी ईयर हम लोग पढ़े थे ना, ये सब तो इतिहास में। मार्ले मिंटो आपको पता है 1909 में आया, 1919 में जलियांवाला आया, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 31 में, और अगस्त प्रस्ताव 40 में हुआ। सभी घटनाएं हम पढ़े थे, क्या क्या होता है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट के एयर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है। एयर इंडिया आप थोड़ा भी पढ़े होंगे ना, उस समय चल रहा था निजीकरण का, तो महाराजा की ऐसे फोटो करके नहीं बना रहता, उनका वो भी है, तो ये महाराजा वहाँ से आप पकड़ सकते हैं। सीरी तो आप काट सकते हो ना यार, सीरी तो है, सीरी वो एप्पल वाला है, विस्तारा एक खुद फ्लाइट है, तो महाराजा वैसे भी आ जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, तो ये होता है जितनी आय हम कमा रहे हैं, जितना फिर हम कर दे देते हैं, हटा देते हैं। जैसे मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, 1 लाख कर दे दिया, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई, 9 लाख, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं। 23वां है कि पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ये यूपीएससी में सवाल आया था। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो खेती बाड़ी से चल देते हैं ना, अब अमोनिया और यूरिया ये वो, उससे शैवाल फूटने लगते हैं, और उससे क्या होगा कि मछलियों पानी की गुणवत्ता में कमी आएगी और मछली की मृत्यु दर, शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। जब हम लोग इन्वायरमेंट वाला पढ़ रहे थे ना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़े थे। तो अब कोई भी चीज़ होगी, शैवाल प्रस्फुटन होगा तो नेगेटिव चीज़ है ये, तो पानी की गुणवत्ता में कमी होगी और मछली की मृत्यु दर होगी। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। देखो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से लिखा है कि एल्गल ब्लूम कासेस डिटीरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर दिया है कि मछली मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर में गिरावट लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश सही लिखा है, तो ये देख लीजिएगा, लेकिन उत्तर वही होगा। 24 है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, बिल्कुल सही बात है, मतलब कोरल आइलैंड है, तो आप पढ़े ही होंगे, कोरल से बना है। पहले इसको लेकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। अब भारत ऐसे बनाओगे ना, तो
तो लक्षद्वीप तो इधर है ना भाई, कोरोमंडल इधर है, तो इसके नज़दीक थोड़ी है, ये यहाँ नज़दीक है, मालाबार के नज़दीक है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, तो आपका कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट। अगला है जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है विक्टर एक्जेल्सन। ठीक, विक्टर एक्जेल्सन। यह भी सवाल सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पे स्थित है, सही बात है। प्रतिवर्ष 150 mm से कम वर्षा होती है, ये भी सही बात है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी, ये भी सही बात है। अपन पढ़े थे ना तुक्का में, नहीं समझ में आया तो उपरोक्त सभी मार दो, तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी है, तीनों सही हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, इसका उत्तर है, पढ़े थे हम लोग थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन में बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन था उसमें, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के 8 सेकंड कंपन उत्पन्न करती हैं, इसका सही उत्तर है। कोई नहीं तो होगा नहीं, ये हम पढ़े ही थे। ये देख ही क्या अजीब लग रहा है कि यार जलवायु भौतिक मॉडलिंग ये थोड़ी करेगा, तो उत्तर आपका ए है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि 85 में गठन हुआ और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, तो दोनों 1 और 2 सही हैं क्योंकि हमको सही बनाना है। अगला है कि संगीत की श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क से जोड़ा गया? ये भी हम लोग पढ़े थे अपने करंट में कि ग्वालियर को संगीत में जोड़ा गया है और कोझिकोड को लिटरेचर में जोड़ा गया है, तो संगीत पूछा है तो ग्वालियर इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112। PYQ में एक बार देखे थे हम लोग इसको। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि 1942 में 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक का मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग चर्चा किए थे। देखिए इसी एरिया से 2 सवाल आ गए हैं, अगस्त प्रस्ताव भी आ गया, भारत छोड़ो का वर्ष भी आ गया। ये सवाल सीधा सीधा ना इसरो की वेबसाइट से छेप दिया है। इसरो की वेबसाइट में ये लिखा है चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था और LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दोनों चीज़ हम लोग पढ़े थे अपने करंट में, दोनों 1 और 2 सही होगा। कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी परियोजना, इसका उत्तर बी होगा। देखिए ये ना बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब ये इसको इंग्लिश देख के आप डर गए होगे, इसको हिंदी में लिखोगे तो ये लिखाएगा सराय। सराय मतलब सबको पता है कि होटल, अभी आप एग्ज़ाम देने आए होगे तो हो सकता है होटल में रुके होगे, तो वह स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों का अस्थायी आवास दिया जाता था, इसका उत्तर हो जाएगा सी। संगम, सालू, तुलु हम लोग देखे थे कि विजयनगर इम्पॉर्टेंट है, इसका उत्तर भी विजयनगर है। ठीक, काटकर जलाने वाली कृषि जिसे झूम कृषि कहा जाता है पिछड़े एरिया में होगी और वो है उत्तर पूर्वी राज्य में होती है, तो इसका उत्तर 37 का हो जाएगा ए। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, तो ये आपका नेशनल इनकम का फार्मूला है। बता देता हूँ, देखो अपन चर्चा किए थे ना कि देखना है, देखो बाजार मूल्य पर NNP, बाजार मूल्य पर NNP, मतलब ये में से, ये दोनों में से एक होगा। अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी पढ़े थे ना? नहीं भी पता मार के आ जाना था यार आप लोग को। यह भी सवाल सीधा सीधा NCERT से है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600-900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पर्वतमाला, राजमहल, गिर पर्वतमाला, कार्डमम, ये सब बाहरी सीमा बनाती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी 39 का। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके परमाणुओं से बने हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं, तो इसका उत्तर बी होगा, 40 का बी। ये थोड़ा सा बुद्धि खेला है PSC, इसमें ना वो कम एक्सचेंज कर दिया है। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग हाई होती है, तो ये कथन आपका गलत होगा, कम लिख दिया जबकि ये ज़्यादा होती है। और ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी।
सही चीज़ ये है, लेकिन इसमें कम लिख दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये कम की जगह दोनों जगह ज़्यादा ज़्यादा होना था। तो बोल रहा है सही विकल्प तो और एक और दो दोनों सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये तो बच्चा भी नींद से बता देगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया गया सवाल है, इसीलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए भैया। पीएससी भी अब एनसीईआरटी की तरफ आ रहा है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। इसमें कोई तुक्का लगाया होगा ना तो फंसा होगा, लेकिन अब सीधी सी बात है ना यार, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध से ही तो चालू हुआ, तो और कहाँ से बीज मिलेगा बताओ। पहले आदमी वही थे तो बीज मतलब कहाँ से शुरू हुआ, तो ये सही ही होगा। और बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उछलने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया, सही होगा। नहीं भी पता तो अच्छा लग रहा है ना पढ़ के, अपन पढ़े थे, जो अच्छा लगे अच्छा कर दो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोडियम। ये 2 धातु भी यूज़ होती हैं, प्लेटिनम और पेलोडियम। इसके अलावा संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में कथन है। पहला है कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों से भारत। ये कथन तो आपको पता ही है बचपन से कि बिल्कुल सही है। पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तो 28 राज्य हो गए और 8 संघ शासित प्रदेश हो गए, दमन दीव और दादर नागर को एक में मिला दिए। ये कथन देखिए PYQ से आया सीधा सीधा, मैं बताया भी था आपको। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाली लोकतंत्रीय गणराज्य है। ये भी सही है, ऑप्शन 1 और 2 मतलब इसका सी होगा। फातिमा बीवी, इनके बारे में भी पढ़े थे, हाल ही में निधन हुआ। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, क्या होगी, 12 से 17। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। देखिए इस पे बहुत लोग आएंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे। ये सवाल सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234। कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो समझो यार, कुतुब मीनार सबसे ऊंची है तो ये 180 होगी, ये 210 हो जाएगी क्या, कुतुब मीनार से ऊंची हो जाएगी क्या ये, तो कुतुब मीनार है 234। बाकी सब सही लिखा है, ये 180 की जगह 234 था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और चांद मीनार बिल्कुल सही है, तो इसका कथन सही कौन सा है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर, 48 का बी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, पता ही होगा आपको, 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसका और भी इस टाइप का सवाल तो बिल्कुल हलवा रहता है। एक बीमारी है किसके कारण होती है, विटामिन सी की कमी के कारण। तो आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2-3 चीज़ मैं बोलूँगा। पहली चीज़, अब पीएससी आ गया है बेसिक पे, मतलब आपको अब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। कोचिंग वोचिंग का नोट्स तो पढ़ना ही है, जो आप पढ़ते हैं जो मन है, लेकिन पीएससी बोल रहा है कि भाई कोचिंग बहुत मत पढ़ो, बेसिक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, वहीं से सवाल आएंगे। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, पहला काम करिए। दूसरा काम ये करिए कि अपने कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने दायरे को। कुछ सवाल सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगा मेन से आए हैं, इसीलिए अब मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि हर किसी को आपका कितना भी कट ऑफ आ रहा है। अब आप लोग क्या लड़ाई करोगे पता है, अब आप लड़ाई करोगे कट ऑफ की, कि सर कट ऑफ बताओ कितना आएगा, कट ऑफ बताओ कितना आएगा। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, कट ऑफ ना कोई नहीं बता सकता कि कितना आएगा। अंदाज हर कोई बता सकता है, लेकिन कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कि कितना आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता ना यार कि बाकी का कैसा पेपर गया, और ये तुलनात्मक है। तो आप अगर आपका पेपर देखिए, 3 टाइप के लोग होंगे। पहले वो होंगे, मैं अगर ऐसे बताऊं, 3 टाइप के लोग होंगे। पहले वो होंगे जो जिनका ठीक ठाक बन रहा है, मतलब वो 120, 30, 130 टाइप का आंसर ला रहे हैं, उससे ऊपर ला रहे हैं, उनका तो वो तो भाई अच्छे ही हैं पढ़ने लिखने में, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो मेंस की तैयारी करो। दूसरे टाइप के लोग होंगे जो 80 से 120 के बीच ला रहे हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि आप ना मेंस की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि देखो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि हुआ तो फिर समय नहीं मिलता, नहीं हुआ तो अगले बार मेंस तो दिलाना ही है ना। मतलब ऐसा तो कोई है नहीं कि प्रीलिम्स दिलाने का पहला लक्ष्य है, प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस का सोचेंगे। मेंस कभी ना कभी तो दिलाना है। दूसरा मैं कारण आपको ये बताऊं कि इसमें मैक्सिमम सवाल ऐसे हैं, जैसे जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, दयानंद सरस्वती हैं,
सोडियम कार्बोनेट है, सब मेंस के सिलेबस से सीधे सीधे आए हैं। मतलब प्रीलिम्स में मेंस के सिलेबस की छाप दिख रही, जो मेंस पढ़ेगा उसका प्रीलिम्स आराम से बनेगा। तो इसीलिए अब आपको मेंस की तैयारी करनी है। और एक होंगे जो बिल्कुल कम आया होगा उनका नंबर, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि भाई अपने कॉन्सेप्ट को आपको अब अपने आप को फिर से सोचने की ज़रूरत है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि 80 से कम अगर इस पेपर में आ रहा है ना, तो बहुत ख़राब स्थिति है आपकी। आपको खुद को अपनी रणनीति चेंज करिए, कहाँ पे दिक्कत है मेरे को भी बताइए, किसी को भी बताइए, मिलिए और अपनी रणनीति बदल के फिर से दुगने उत्साह से पढ़िए। और तीनों को मैं ये बोलूँगा, कुछ भी हो जाए अभी, क्योंकि प्रीलिम्स फिर 1 साल बाद है, तो अब आपको तैयारी करनी है मेंस की। क्योंकि आपका हो ना हो, जब भी होगा 2 साल बाद भी होगा, फिर प्रीलिम्स दिलाओगे मेंस में होगा नहीं। क्योंकि कंपटीशन उनसे है जो 5-5 बार मेंस दिला के बैठे हैं, 3-3 बार मेंस दिला के बैठे हैं। उनको आप काट दोगे, मतलब उनसे आगे निकल जाओगे क्या? तो आपको अपनी मेंस की तैयारी करना है। आंसर अच्छे से मिला लीजिए, 1-2 दिन बढ़िया रेस्ट करिए, घूमिए, बातचीत करिए, उसके बाद फिर से तैयारी में भिड़ जाइए। अगला वीडियो हम जल्दी ले आते हैं, छत्तीसगढ़ का भी जो जीएस है उसके बारे में, और जो भी रणनीति के बारे में वीडियो होगा वो भी हम लेके आएंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप देख रहे हैं उसके लिए सही में आपका खूब सारा धन्यवाद।